नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप, जहां चर्चा होगी हर एक जिले की, कहां कितनी वोटिंग हुई है पिछले कुछ चुनाव के मुकाबले, वोटिंग प्रतिशत डाउन हुआ है आप गया है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि अगर कम हुआ है तो क्या मायने रखता है और अगर बढ़ गया है तो क्या कहलाता है, यानी क्या संदेश छपे हुए हैं। तमाम वो माइनर से लेकर बड़े मेजर पॉइंट्स जो इस मत प्रतिशत में छुपे हुए हैं, सब बताने की कोशिश होगी। देखते रहिए सत्ता का महासंग्राम, जिसमें आज बात करने वाले हैं देवास जिले की विधानसभा सीटों की। तो देवास जिले की जो पहचान है एक धार्मिक नगरी के रूप में होती है। इस जिले में कुल 5 सीटें हैं। देवास बीजेपी का गढ़ बना हुआ है क्योंकि यहाँ की 5 सीटों में से 4 बीजेपी के पास हैं, तो महज एक सीट जो है वो कांग्रेस के पास है। इसलिए देवास में अब की बार टक्कर जोरदार देखने को मिली है। जिले में 81.45% जो है वोटिंग हुई है, लेकिन पिछले बार की तुलना में जिले की सभी सीटों पर मतदान कम हुआ है। अगर हॉट सीट सोनकच्छ की बात की जाए, जहां पर सज्जन सिंह वर्मा और राजेश सोनकर के बीच मुकाबला दिखा, तो यहाँ पर 84.93% वोट डाले गए हैं, जबकि 2018 में 85% था। तो देवास सीट पर 74.67% वोटिंग हुई है। इस सीट पर प्रदीप चौधरी और गायत्री राजे पवार के बीच चुनावी जंग हुई। तो खातेगांव की बात करें तो खातेगांव सीट पर भी मुकाबला दिलचस्प रहा, क्योंकि ये सीट कांग्रेस की उन 66 सीटों में शामिल है जहां कांग्रेस लगातार चुनाव हारती चली आ रही है। यहाँ पर 81.27% वोट डाले गए, जो पिछले चुनाव की तुलना में 4% कम है। इसी तरह हाटपिपलिया और बागली सीट पर भी वोटिंग कम क्यों रही, ये भी समझने की कोशिश होगी। तो चलिए, आज सत्ता का महासंग्राम में हम बात करने जा रहे हैं देवास जिले की 5 विधानसभा सीटों पर जहां मतदान हुआ और मतदान किस ओर संकेत दे रहा है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, हमने आपको पहले ही बताया कि तमाम जो 5 सीटें हैं, इनमें से 4 सीटें बीजेपी के पास हैं और अंगद का पैर बनके जो पवार फैमिली है वो देवास सीट पर बनी हुई है। काफी लंबे समय से पवार फैमिली का ही यहाँ पर राज रहा है। गायत्री राजे पवार इस बार भी प्रत्याशी थी, जो कि कहा जा रहा था, इनके बारे में ये भी प्रसिद्ध हुआ इस चुनाव में कि जिनके ऊपर वो महारानी जिनके ऊपर 50 लाख का कर्ज है। बहरहाल, तो और उसके बाद हमने जब वहां पर हमारी जो टीम थी, उन्होंने भी जब चर्चा की थी वहां के आम लोगों से, आम जनता से रिपोर्टिंग की थी, तब ये भी जानकारी निकलकर सामने आई थी कि लोगों का ये भी मानना था कि लंबे समय से परिवार को उन्होंने मौका दिया है। कई लोग प्रदीप चौधरी के समर्थन में भी आए थे। तो मत प्रतिशत फिलहाल इतना उत्साहजनक आप कह सकते हैं कि बड़ी रीच ली है उसने, ऐसा नहीं है। मत प्रतिशत में 1% का माइनस हुआ है तो कहीं 1% का प्लस हुआ है, तो बहुत ज्यादा कोई अंतर मत प्रतिशत में है नहीं। लेकिन इस बार मुद्दे बहुत सारे थे जो जनता के बीच में रहे, जिनमें हमने देखा कि ऐन समय पर प्रियंका गांधी ने भी मोर्चा संभाला और ये कहा कि धर्म के मुद्दे पर आप जो है वोट कास्ट मत करना, इस तरह की बयानबाजियां निकलकर सामने आई थी। और उसके बाद सज्जन सिंह वर्मा, जो कि काफी एक्टिव हैं, खुद ही हाई वेटेड नेता हैं, और उसके अलावा ये भी इनके बारे में कहा जाता है कि सीट इनकी जो है पकी हुई सीट है, बहुत ही लंबे समय से ये भी सीट पर राज कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के उम्मीदवारों को यहाँ पर देखें तो राजेश सोनकर, जो पहले तुलसीराम सिलावट की सीट सांवेर से उम्मीदवार थे 2018 में, लेकिन तुलसीराम सिलावट से 2018 में हार गए थे। अब चूंकि तुलसीराम सिलावट सिंधिया समर्थक हैं और अब आ गए हैं बीजेपी में, तो सीट से वही चुनावी मैदान में है, तो इनकी सीट बदल दी गई। राजेश सोनकर अब बीजेपी कैंडिडेट हो गए हैं। वहीं गायत्री राजे पवार, जिनके बारे में मैंने आपको बताया, पवार फैमिली से आती हैं और वो महारानी जिनके ऊपर 50 लाख रुपए का कर्ज है। ये फेमस हुआ क्योंकि उन्होंने जो नामांकन दाखिल किया था उसमें ऐसी तरह की बातें उन्होंने लिखी थी। मनोज चौधरी, ये भी बड़ा चेहरा है और इस बार ये सीट को दोबारा निकाल पाते हैं नहीं निकाल पाते हैं, देखने वाली बात होगी। वहीं मैं आपको बता दूं, सोनकच्छ जो है इसको लेकर जरूर लोगों की निगाहें हैं, और जिस सीट के बारे में हमने आपको अभी भी बताया कि उन 66 सीटों में इस सीट में से एक सीट शामिल है और दिलचस्प मुकाबला खातेगांव में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि दीपक जोशी जो पहले बीजेपी में थे अब कांग्रेस में आ गए हैं, तो कांग्रेस में आने के बाद दीपक जोशी कितना कमाल दिखा पाएंगे इस सीट से, ये भी देखना दिलचस्प होगा। पर इस सीट से आशीष शर्मा दूसरी बार मैदान में है, पिछली बार भी जीते थे, और मरली भंवर यहाँ से जो कैंडिडेट हैं बागली से, और गोपाल भोसले यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह का मुकाबला यहाँ पर आने वाले समय में होता है। और चलिए, अब तमाम हमारे जो मेहमान हैं वो भी जुड़ गए हैं और मेरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे हम इस चर्चा को आगे लिए चलेंगे। संजय शर्मा, संवाददाता देवास से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेमंत शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही राजीव खंडेलवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। और राजेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, आपका भी स्वागत करती हूँ।
सभी लोग माफ कीजिए, जय सिंह ठाकुर जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं अपने सहयोगी की तरफ जाऊंगी। संजय, क्या कुछ आपने चुनावी समय पर देखा, कौन से वो मुद्दे थे जो एंड समय पर, क्योंकि राजनीति में ये कहा जाता है कि चुनाव से पहले 1-2 दिन में भी हवा बदलती है, तो चुनाव के दिन पर मतदाताओं के बीच कौन सी वो लहर थी जो दौड़ी, या फिर कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं हुआ, क्योंकि प्रियंका गांधी ने भी बड़ा जोर लगाया था। संजय जी पारुल, हम आपको बता दें कि देवास अगर विधानसभा की बात करें तो अहम मुद्दा यहाँ पर नशे को लेकर में काफी चला है यहाँ पर प्रदीप चौधरी के द्वारा, कि ड्रग्स, शराब और जुए का अड्डा बताया गया कांग्रेस प्रत्याशी के द्वारा, और ये मुद्दा बाजार में बहुत गर्मा गर्मी का रहा। और कहीं न कहीं नए जो युवाओं थे उनका कहना था कि हमको देवास में शिक्षा के लिए कॉलेज चाहिए, मेडिकल कॉलेज चाहिए, ताकि क्या देवास में कॉलेज रहेगा तो इंदौर, उज्जैन, बाग नहीं जाना पड़ेगा। तो ये शिक्षा और स्वास्थ्य का भी मुद्दा एक बड़ा मुद्दा रहा देवास में। और अगर हम हाट पिपलिया की बात करें तो हाट पिपलिया में लैंड पूलिंग योजना का बहुत एक मुद्दा रहा आखिरी समय में। हालांकि सरकार ने कुछ निर्देश दिए थे, परंतु फिर भी वहाँ के लोगों में, किसानों में ये भय था कि ये योजना जमीनी धरातल पे कुछ असर नहीं दिखाएगी, चुनाव बाद ये लैंड पूलिंग योजना जारी रहेगी। ये मुद्दा लाडली बहना योजना का असर दिखा महिलाओं के बीच, या फिर क्योंकि मत प्रतिशत पे बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया है? जी, ये वोट प्रतिशत पे सिर्फ हाट पिपलिया विधानसभा में 86% हुआ, बाकी तो जो पिछले वर्ष की तुलना में 1% ऊपर हुआ है। बाकी लाडली बहना योजना का इतना असर देखने को तो कहीं न कहीं मिला, परंतु शहरी क्षेत्र में ये असर देखने को नहीं मिला। हमने जहाँ तक इसका सर्वे करा था। मतदान शहरी क्षेत्रों से ज्यादा हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र से ज्यादा हुआ? हाट पिपलिया ग्रामीण क्षेत्र में काफी हुआ मतदान। देवास और वैसे भी देवास में अच्छा खासा मतदान हुआ है, 81% तक मत प्रतिशत गया है। नहीं जी, ठीक है संजय, लौट रही हूँ। हाँ, लौट रही हूँ आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। बाकी मेहमान भी जो जुड़े हुए हैं इनकी तरफ हम रुख कर लेते हैं। हेमंत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। हेमंत सर, आप कैसे देख रहे हैं देवास की इन 5 विधानसभा सीटों को? अब तक तो कहा जा रहा है कि गढ़ है बीजेपी का, जिस पर सेंध लगाने के लिए पूरी कोशिश कांग्रेस ने की है, और खासतौर पर उन 66 सीटों में से एक हाट पिपलिया भी है जिसे निकालना चाहती है कांग्रेस, और साथ ही पवार फैमिली का दबदबा क्या कायम रहेगा? और सोनकर, राजेश सोनकर जिनकी सीट बदल दी गई है, ये भारी साबित होंगे कांग्रेस के ऊपर, या कांग्रेस से सीट निकाल लेगी? आपका एनालिसिस क्या कहता है हेमंत जी? देखिए, चुनाव जो है वो इस बार नेक टू नेक फाइट नजर आ रही है, वो चाहे देवास हो, चाहे इंदौर हो, चाहे दूसरे स्थान हो। यदि बीजेपी की बात करें तो मालवा में जरूर लीड करती हुई बीजेपी नजर आएगी, लेकिन निमाड़ में कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बार फिर पिछले साल, मतलब पिछले इलेक्शन जैसा ही नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। रही बात देवास की, तो देवास में भी जो चुनाव है वो काफी मजबूती तरीके से लड़ा गया है। राजेश सोनकर की बात की जाए तो इंदौर के या सांवेर के होने के बावजूद उन्होंने एक अच्छी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के साथ एक टक्कर देने का माहौल वहां तैयार किया है। तो सोनकच की जो सीट है उसमें कहीं ना कहीं सज्जन सिंह वर्मा के लिए एक चुनौती साबित होंगे राजेश सोनकर। हालांकि कहते हैं कि जातिगत समीकरण को बैठाने के लिए उन्होंने काफी मेहनत की है राजेश सोनकर ने, और हमेशा जो है बाहरी उम्मीदवार वहां जीतता है। सज्जन सिंह वर्मा भी जो है वहां जब गए थे तो एक बाहरी उम्मीदवार के तौर पे ही देखे जाते थे, लेकिन उन्होंने जीत हासिल की। इस बार फिर ये चुनाव काफी कांटे की टक्कर वाला नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि एक अच्छा क्लोज चुनाव वहां देखने को मिलेगा। रही बात देवास की, तो देवास में एक बार फिर वही दबदबा कायम रहेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि पहले भी वहाँ जो गढ़ रहा है बीजेपी का रहा है, संघ का बहुत बड़ा गढ़ रहा है। हार जीत का अंतर कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये दबदबा कायम रहेगा। बिल्कुल। मैं हमारे साथ जो बीजेपी और कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, हेमंत सर, मैं उनके पास जा रही हूँ। आपको लगे कि कोई सवाल आपके जहन में है तो आप भी पूछ लीजिएगा। फिलहाल बीजेपी के पास जा रही हूँ। क्या कायम रख पाएगी बीजेपी अपना परचम, जो 4 सीटों पर तो है, 5वीं सीट आप हथियाना की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और आकांक्षी सीटों में से आपकी सज्जन सिंह वर्मा की भी सीट थी, लेकिन यहाँ पर आपकी दाल गलने वाली नहीं ऐसा लग रहा है, क्योंकि सज्जन सिंह भी काफी कह सकते हैं वेटेज तो है ही, और उनका दबदबा है अपनी सीट पर। क्या कहिएगा? निश्चित रूप से हम इस चुनावी 2023 के विधानसभा चुनाव में हमने सोनकच को बहुत टारगेट करके चुनाव लड़ा। पिछले 2-3 सालों में
नीचे तक के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने का काम पड़ा। और जिस प्रकार से सज्जन वर्मा जी के बयानबाजी रही, जिस प्रकार से सज्जन वर्मा जी ने कार्यकर्ताओं को गाली बककर संबोधित किया, जिस प्रकार से धर्म के प्रति उन्होंने अपशब्दों का प्रयोग किया और इस प्रकार का वातावरण बना, और राजेश सोनकर जैसा एक संवेदनशील नेता को सोनकच्छ विधानसभा में चुनाव लड़ने का पार्टी ने मौका दिया, उस कारण से पूरी ताकत के साथ हम पूरे संगठित होकर चुनाव लड़े। और मुझे लगता है कि इस बार हम सोनकच्छ विधानसभा में इतिहास के साथ एक नई पारी की शुरुआत डॉक्टर राजेश सोनकर जी के रूप में, एक विधायक के रूप में, एक जनसेवक के रूप में करने वाले हैं। जो मत प्रतिशत बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया बल्कि कमी हुआ है, माइनस में ही गया है। 85 था सोनकच्छ में, तो यहाँ पे 84 हुआ है। 63 उपचुनाव हाटपिपलिया में था, 86 हुआ है, और खातेगांव में 85 था, 81 हुआ है, और इसी तरह बागली में भी 84 था, 81 हुआ है। ये माइनस में गया है राजीव जी, इससे आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से ये चूंकि बार त्योहार और सारे त्योहारों का सीजन इस दौरान ही रहा है, उस कारण से मत प्रतिशत में कहीं न कहीं थोड़ी बहुत कमी आई है। लेकिन जो लोग मतदान करने आए उन्हें लाडली बहना जैसी एक अनूठी योजना का जो एक करंट दिखता है, उस करंट को लेकर पूरी ताकत के साथ महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किया। जो सम्मान निधि, जो जनकल्याणकारी योजना यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, उसके कारण से जो सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ है। और मुझे लगता है कि कंफर्ट देवास जिले में हम 5 विधानसभा प्रचंड बहुमत से विजय होकर एक इतिहास बनाने वाले हैं। ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है आपका, क्योंकि आपके कैंडिडेट के पीछे एंटी इनकम्बेंसी तो है ही, साथ ही जो कांग्रेस है उन्होंने भी पूरी अपनी मेहनत लगा रखी है। निश्चित रूप से कांग्रेस ने प्रयास जरूर करा है, लेकिन कांग्रेस के पास न तो संगठन है, न कोई कांग्रेस के पास नीति है, न कांग्रेस के नेताओं में संगठन की कोई क्षमता है। क्योंकि कल तक जो आपके थे खातेगांव से दीपक जोशी, और इतना बड़ा नाम है, उनके पिता भी बड़ी, जो पार्टी छोड़कर चले जाते हैं वो हमारे नहीं होते, जो विचारधारा छोड़कर चले जाते हैं वो हमारे नहीं होते। हमारे कार्यकर्ताओं ने सिद्ध कर दिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी में विचार को लेकर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। जब विचार के साथ कोई गद्दारी करता है तो उसका साथ देने के लिए कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। चलिए कांग्रेस के पास चली जाती हूँ। आपके इतने आश्वस्त होने पर उनका क्या कहना है? आपके कॉन्फिडेंस के पीछे कांग्रेस क्या सोचती है? क्योंकि प्रियंका जी ने भी यहाँ पर आकर जोर लगाया था, और जाहिर सी बात है जब हम बात करते हैं कि दलों की तरफ से क्या मेहनत की गई, तो फिर वो मत प्रतिशत में भी दिखना चाहिए। जयसिंह राठौर जी। जी, निश्चित रूप से इस बार जो वातावरण शुरू से ही कांग्रेस के पक्ष में रहा है, पूरे प्रदेश में जो वातावरण था वो कांग्रेस के पक्ष में रहा है, और इस बार देवास में भी वही वातावरण रहा कांग्रेस के पक्ष में। इस बार सभी कांग्रेस हमारी एकजुट होकर चुनाव लड़ी, और प्रियंका गांधी के आने के बाद जो है पूरे जिले में हमारे कांग्रेस की एक लहर बनी, और हम सोच रहे हैं कि हमारा पहली बार जिला 5 की 5 सीट हम निकालकर कांग्रेस को 5 सीट देकर हम मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। दीपक जोशी जी की तो गाड़ी के कांच तक तोड़ दिए थे आप ही के कार्यकर्ताओं ने। मत प्रतिशत भी ऐसा कुछ नहीं कह रहा कि कोई बड़ा उत्साह नजर आया है, जबकि तो सीट बदली है उनकी आपने। निश्चित रूप से उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। आपको थोड़ा बहुत हमारा असंतोष था, वो भी विरोधियों की चाल थी। उनका बीजेपी के कुछ लोगों ने कांग्रेसी बनकर वो कांच फोड़े थे, उससे उनको और सहानुभूति मिली। तो और वो कंप्लेन भी नहीं की फिर तो आपने, तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं, कंप्लेन भी नहीं की फिर आपने। दीपक भाई बहुत संवेदनशील आदमी है, उन्होंने बोला कि अपने को किसी से बदले की भावना से काम नहीं करना है, जो गलत करेगा उसको ईश्वर देखेगा। अभी बात इधर उधर से निकाल कर करना। जयसिंह जी, वोट तो मिलने वाले हैं नहीं, मत प्रतिशत सामने आ चुका है, तो सच बोलने का भी थोड़ा सा साहस रखिए ना, सबको पता है क्या हुआ था। मतलब नहीं है वहाँ पर जो है आशीष शर्मा जी का जो रेत माफियाओं पर जो उनका वो था, वहाँ पर भी जिस तरह से पैसा की लूट खटोस हो रही थी, इस कारण वहाँ के सज्जन सिंह वर्मा जी के कुछ बयान, जिसके बाद प्रियंका जी को ये कहना पड़ा कि धर्म के आधार पर वोट मत कीजिएगा। डैमेज कंट्रोल करके कहीं कुछ फायदा मिला है? सज्जन सिंह जी ने जो कहा उसको बीजेपी ने भुना लिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव के समय कुछ छोटी मोटी बातें होती रहती है, लेकिन इस बार जनता ने जो है कांग्रेस की तरफ देखकर कांग्रेस को वोट किया है। उन्होंने 18 साल का जो कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का देख लिया। बेरोजगार परेशान था, किसान परेशान था, मजदूर परेशान था, सारे वर्ग परेशान थे। तो सब ने
हमारा कर्मचारी परेशान था, भाई सभी क्या लोगों ने एक मत से कांग्रेस को इस बार जिताया। एक सवाल और मेरा बीजेपी से ही है, उसके बाद मैं हेमंत सर आपके पास वापस आ रही हूँ। राजीव जी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे, रोजगार जैसे मुद्दे, पलायन जैसे मुद्दे, ये भी थे जहन में युवा मतदाताओं के। इसको लेकर, क्योंकि आपका ही क्षेत्र है, एक सीट छोड़ दीजिए तो 4 आपके पास हैं, तो देवास कहाँ पे चढ़ रहा है फिर? क्यों आखिर वो मत प्रतिशत में उत्साह नहीं दिखा? राजीव जी जी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन तमाम मुद्दों को लेकर भी युवाओं में चर्चा रही। निश्चित रूप से जब चुनाव आते हैं इस प्रकार के मुद्दे विपक्षी दल उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में कई कॉलेज की मांग कर रहा है वहाँ का युवा, संजय बता रहे थे। सीएम राइज स्कूल की पूरा शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक स्तर पर सुधार हुआ है। साथ ही कॉलेज की बात करूं तो हमने विज्ञान संकाय बनाया, हमने एलएलबी का नया कॉलेज बनाया, हमने पॉलिटेक्निक कॉलेज चालू प्रारंभ करा, हमने मेडिकल कॉलेज देवास में प्रारंभ करके और लोगों को सुविधाएं देने का काम किया है। ऐसा नहीं है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आने के बाद बाहरी का मुद्दा जो है हेमंत जी काफी चर्चित रहा था कि यहाँ की जनता को स्थानीय प्रत्याशी कम से ही मिल पाते हैं, चाहे वो सांसद हों या फिर खासतौर पर हम बात करें सोनकच्छ की भी। तो यहाँ पर क्या यहाँ के लोग राजनीति में नहीं जाना चाहते हैं, या फिर पार्टियों में और दूसरी लीडरशिप तैयारी नहीं है कि किसी और को मौका दिया जा सके? क्योंकि अमूमन मध्य प्रदेश की सीटों पर हम देख रहे हैं कि रिपीट कैंडिडेट हुए हैं जो जीते थे। एक बड़ा इशू चुनाव के पहले तक जरूर नजर आता है, लेकिन सोनकच्छ विधानसभा की बात की जाए तो वहाँ अक्सर हम लोग देखते हैं कि वहाँ भारी उम्मीदवार ही लाए जाते हैं, चाहे सज्जन वर्मा हो, चाहे दूसरे हम लोग विधायकों की बात करें, इसके पहले जो जीत के आए उनकी बात करें, या बीजेपी के कैंडिडेट राजेश सोनकर की बात करें, सभी उम्मीदवार बाहरी रहे और जीत के भी बाहरी उम्मीदवार ही आए। तो सही बात कही आपने कि कहीं ना कहीं एक ऐसी लीडरशिप तैयार होना चाहिए जो कम से कम उस क्षेत्र को जानते हो, उस क्षेत्र से भली भांति परिचित हो, उस क्षेत्र के रहवासी हो, और साथ ही वो लगातार 5 साल जो सक्रिय रहे, उन्हें मौका दिए जाने की बहुत आवश्यकता है। जब तक ऐसे लोगों को मौका नहीं मिलेगा, ये बाहरी उम्मीदवारों का असंतोष भी जाहिर होते रहेगा, समय समय पर जाहिर होता रहेगा। बीजेपी का प्लस ये रहता है कि असंतोष शुरुआती दौर में जरूर नजर आता है, लेकिन संगठनात्मक तरीके से वो इतनी मजबूती से काम करते हैं कि वो विरोध चुनाव के दौरान आपको कम ही नजर आता है, सभी लोग एकजुट होकर काम करने लगते हैं। लेकिन कांग्रेस के साथ यह स्थिति है कि वहां का संगठन मजबूत नहीं होता, कैंडिडेट वहां अपना एक संगठन बनाता है, उसी के आधार पर चुनाव लड़ता है। तो ये स्थितियां कांग्रेस के लिए जरूर दुखदायी होती है, क्योंकि वो डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाते। सज्जन सिंह वर्मा के साथ भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कतें इस बार इसी वजह से आएगी। हालांकि विरोध सज्जन सिंह वर्मा के साथ साथ बीजेपी के कैंडिडेट राजेश सोनकर का भी रहा, लेकिन संगठनात्मक रूप से जिस तरह से मजबूती से काम भारतीय जनता पार्टी करती है, उतनी मजबूती से संगठन कांग्रेस का नजर नहीं आता। जी पारुल, एक और सवाल है बंजी कि ये तो रहा प्रत्याशियों को लेकर बात, जो जनता ने अब कितना मन बनाया होगा इस मुद्दे को लेकर, ये तो वोटिंग जो हुई है उसके बाद नतीजे आएंगे, इसमें पता चलेगा। लेकिन इस बार हमने देखा कि आम आदमी पार्टी ने भी तमाम लगभग सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतारे, तो वोट जो बटा है, क्या आप देख रहे हैं कि देवास में वोट दूसरे दलों के पास भी गया होगा, या हमेशा से जो 2 दल आमने सामने रहे हैं वही आपको लीड में दिखाई दे रहे हैं? हेमंत जी, संक्षेप में। देखिए, मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की हम लोग बात करें तो बहुत ज्यादा ग्रोथ करती हुई नजर नहीं आ रही है। एक आध सीट जरूर कहीं ना कहीं, लेकिन कुछ वोटों का परसेंटेज जो है वो कोई भी पार्टी हो, निर्दलीय चुनाव भी कोई लड़ रहा है तो उसके पास भी कहीं ना कहीं जाता है। लेकिन डिपेंड करेगा कि वो कितनी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के पक्ष में इतना वोटिंग होगा इसकी उम्मीदें कम है, लेकिन कहीं ना कहीं जो क्लोज फाइट है, जहां बहुत मजबूत चुनाव है, जहां बहुत अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, वहां जरूर 1000-2500 वोटों का भी अंतर काफी मायने रखेगा। क्योंकि हम पिछला 2018 का चुनाव देखेंगे तो ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जो 500 से 1000 के बीच की जो सीटें थी, वहां निर्दलियों ने भी काफी, नोटा ने भी काफी, और जो आम आदमी पार्टी या दूसरे दल थे उन्होंने काफी प्रभावित किया था। तो जो क्लोज फाइट्स हैं वहां जरूर इसमें दिक्कतें नजर आई। पारुल।
जी संजय, मालवा में बीजेपी का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। मालवा निमाड़ जहां 38 सीटें और 25 बीजेपी के पास। लेकिन अगर हम मालवा की बात करें और साथ ही देवास को लेकर हम फोकस हैं, तो ये भी जानने का विषय होगा कि इस बार बीजेपी का परफॉर्मेंस मत प्रतिशत में, क्योंकि मत प्रतिशत को लेकर इसलिए भी चर्चा हो रही है कि 2018 में मत प्रतिशत बीजेपी का ज्यादा था, जो वोटिंग रेंज थी वो बीजेपी के पास ज्यादा थी और कांग्रेस के पास कम थी, लेकिन कांग्रेस के पास सीटें ज्यादा थी। तो इस लिहाज से महिला वोटर्स कितनी ज्यादा आगे बढ़कर दिखी हैं और बाकी जो युवा वोटर्स हैं, नए मतदाता जुड़े, उनके अंदर किस तरह का रिएक्शन रहा? संजय जी बरोल हम आपको बताते हैं, महिला वोटर तो इस चुनाव में बढ़े ही है, परंतु जो नए वोटर है, मतदाता जो 18 वर्ष से जो पहली बार जिन्होंने चुनाव में मतदान किया है, उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि हमको शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं बिल्कुल मिले। कहीं ना कहीं देवास इस लिए भी कहीं ना कहीं पीछे नजर आता है कि मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता, जैसे हमारे खंडेलवाल जी ने बताया, ये कि दूसरे कॉलेज खुले, परंतु इंजीनियरिंग कॉलेज की आवश्यकता काफी है देवास में, और इसी के साथ में मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता भी है। ठीक है, एक एक कमेंट हम राजीव जी और साथ ही हमारे साथ जयसिंह ठाकुर जी जुड़े हुए, उनसे ले लेते हैं। राजीव जी, अपनी जीत को लेकर आश्वस्त तो हैं, लेकिन मालवा निमाड़ में हमने देखा है कि पूरा जोर आप लोग लगाते हैं, लेकिन पिछले बार के बनस्पत 2018 की हम बात करें तो यहाँ पर आपका वोट परसेंट डाउन हुआ था, और वोट यहीं इसी स्टेट में, मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि कांटे की फाइट जिसे आप देखिए वो यही बता रहा है। इस बार भी मत प्रतिशत कम होगा या फिर आपको लगता है मत प्रतिशत बढ़ेगा? कितने आश्वस्त हैं? क्योंकि पिछली बार वोटिंग में कोई अंतर नहीं आ रहा है, वोट डिफरेंस बल्कि डाउन हो रहा है, वोट परसेंट आपका कम था 2018 में। राजीव जी जल्दी से क्या लीजिए सर। कुल मिला के जो कहना चाहते हैं कि वोट प्रतिशत जो कम हुआ है वो त्योहारों के कारण हुआ है, और नहीं, लेकिन निश्चित कई रूप से जगहों पर भारतीय बढ़ा जनता भी है। पार्टी को लाडली बहना जैसी योजनाओं का लाभ मिलेगा, और ग्रामीण अंचलों में लाडली बहना का फायदा ज्यादा मिला है, वहां से हमारा वोटर्स मत निकले हैं सर। प्रतिशत देवास जिले की 5 विधानसभा सीटों पर बढ़ने वाला है। मैं वही बता रही हूँ आपको कि हाट पिपलिया जो ग्रामीण अंचलों से लगने वाले वोटर्स हैं, वहां पर वोट परसेंट ज्यादा आया है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में जहां पर योजना का फायदा बहुत ज्यादा महिलाओं को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये तो आंकड़े बताएंगे ही, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि वहां से वोटर्स को निकालना आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत भरा रहा और वो वोट परसेंट में दिखा भी नहीं। ठीक है, अब मैं जयसिंह ठाकुर जी के पास जा रही हूँ। जयसिंह ठाकुर जी, इस बात को लेकर मैं जब भी चर्चा करती हूँ तो ये निकलकर सामने आता है कि संगठन कई जगहों पर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है काम करने के लिए, जो आपका यहाँ पर भी कमजोर दिखाई दिया। लोग आते हैं बाहर से, आप कैंडिडेट उतार रहे हैं, वो अपना संगठन तैयार करते हैं, जनता तक किस तरीके से पहुंचा जाए, ब्लॉक स्तर पर आपके कार्यकर्ता, इसमें कहीं ना कहीं कमी देखी जाती है कांग्रेस में। आप मान रहे हैं कि आपके कार्यकर्ता जो है वोटर्स को निकालने में कामयाब रहे, नहीं कामयाब रहे? क्योंकि ऐसे तो वोट बढ़ जाना चाहिए था अगर एंटी इनकम्बेंसी होती तो। नहीं, निश्चित रूप से हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है। कहीं आप गलत फहमी आपको कि सिर्फ एक देवास विधानसभा में कम हुआ, बाकी जगह हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा हुआ है, और हमारा संगठन इस बार मजबूत था। कमलनाथ जी के बागी में 3% कम सर, खातेगांव में 4% कम, हाट पिपलिया में बहुत ज्यादा अंतर है, क्योंकि उपचुनाव के बाद अगर हम परसेंटेज देखें, सोनकच में भी बढ़ा हुआ था, सोनकच में भी बढ़ा हुआ था। सोनकच में 1% माइनस में गया है सर। सोनकच में तो माइनस में नहीं, बराबरी में ही है करीब करीब। ठीक है, उससे वोट प्रतिशत से कोई इतना ज्यादा अंतर नहीं आता है। जहां तक संगठन की आपने बात की है, इस बार कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम पिछले 1.5 साल से, बल्कि पूरे 4 साल हम संगठन पर हमने काम करा। हमने जिला स्तर पर गठन करा, हमने मंडल स्तर पर गठन करा, ब्लॉक स्तर पर गठन करा, हमारा सेक्टर स्तर पर गठन करा हमने, और हमारे प्रभारी उन बनाए हमने। आपकी बातों पर हेमंत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनसे सुन लेती हूँ, फिर आपके पास वापस आऊंगी। हेमंत जी जल्दी से सर। देखिए, 2018 के चुनाव की हम बात करें तो वोट परसेंटेज जो था वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का था, उसमें परसेंटेज ज्यादा मिला था, लेकिन सीटों की हम बात करें तो कांग्रेस को सीटें ज्यादा मिली थी। अंतर भले ही कम हो, लेकिन वोट परसेंटेज के साथ साथ एक विरोधाभास की स्थितियां भी हमारे सामने आई थी कि जिसका परसेंटेज ज्यादा है उसे सीटें कम मिली है, और जिसका परसेंटेज कम है उसे सीटें ज्यादा मिली है। तो वोट परसेंटेज में ये डिपेंड करेगा कि किसके पक्ष का मतदान है, चाहे वो लाडली बहना की बात हो, चाहे नंबर्स पूछ रही हूं अब मैं आपसे, 5 में से कितनी सीटें किसके पास, जल्दी से। देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी जरूर लीड करेगी, लेकिन क्लोज है कई जगह पे। तो ऐसी स्थितियों में नेक टू नेक फाइट कही जाएगी,
और मुझे लगता है कि बीजेपी लीड करेगी। समय थोड़ा सा कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। देवास विधानसभा की हम बात कर रहे थे। देवास जिले की 5 विधानसभा सीटें, जिनमें से 4 बीजेपी के पास है, कांग्रेस के पास है। नेक टू नेक फाइट देखी जा रही है। वोट परसेंट भी आसपास ही है पिछले 2018 के, लेकिन 2018 के बाद अब हम देख रहे हैं कि 2023 कितना अंतर आएगा, ये आने वाली 3 तारीख बताएगी। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।